नई कहानी के लोग इन सब बकवास को नहीं मानते। वो मानते हैं कि भाई एक ही जिंदगी है, न इससे पहले थी न इसके बाद है। अब जिंदगी एक ही है और दिक्कत है कि उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अस्तित्ववाद कहता है कि अपने जीवन के फैसले खुद करो। आप जो भी फैसला करेंगे उसके हिसाब से आपकी जिंदगी प्रभावित होकर रहेगी और अच्छा खासा असर पड़ जाएगा। और जब आप प्रयोग करेंगे यानी कि निर्णय करेंगे तो हर निर्णय में गलत होने का खतरा तो है ही। निर्णय गलत सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमारा निर्णय करने का जो स्टेमिना है या क्षमता है वो कम है। कई बार सूचनाएं कम होती हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो फैसला करना पड़ जाता है। और हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। थोड़ा बहुत गलत तो हर निर्णय है, कुछ ज्यादा गलत हो जाते हैं। गलत भी है और उनका जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव भी है। एक निर्णय गलत हो गया, उसका प्रभाव इतना हमारे ऊपर आएगा। अब सवाल है कि उस प्रभाव में जीते जाएं। फिर मन करता है कि भाई एक निर्णय गलत हुआ, एक और प्रयोग करके देखते हैं। पर दूसरा प्रयोग करेंगे तो भी यह संभावना हमेशा कम से कम आधी है कि यह भी गलत हो सकता है। कितनी गलतियां करके जीवन बेहतर होगा इसका भरोसा नहीं, और जीवन है छोटा सा। तो इस कहानी की केंद्रीय समस्या क्या है? जिंदगी एक ही है, उसी में प्रयोग करने हैं और उसी को जीना है। प्रयोग गलत हो सकते हैं तो उनको झेलना है, फिर से प्रयोग करने की हिम्मत जुटानी है। और यह खतरा हमेशा है कि फिर से किया गया प्रयोग भी गलत हो सकता है। और अंत में हाथ आएगी केवल एक चीज, अधूरापन, कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जैसी मैं चाहता था कि जीऊं। और वैसी दुनिया में किसी की भी नहीं है। किसी की भी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो चाहता है। सार्थक की भाषा में कहूं तो व्यक्ति चाहता है कि कोई अभाव ना हो, कोई कमी ना हो। मैं आर्थिक बात नहीं कर रहा हूं, सम्मान की, धन की, संतोष की, हर चीज की कमी की बात कर रहे हैं। और सार्त्र बहुत अच्छा दार्शनिक भी था। उसने एक सिद्धांत लिया, ब्रेंटानो नाम का एक दार्शनिक था, उसका एक कंसेप्ट है इंटेंशनल थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो ब्रेंटानो से सार्त्र ने ली। ब्रेंटानो से हुसल, हुसल से उसके स्टूडेंट सार्त्र ने ली। और सार्त्र कह रहे हैं कि सारी दिक्कत के जड़ में यह है, हमारी चेतना की संरचना ही ऐसी है कि जीवन में जो कमी है वो बहुत बड़ी होकर दिखती है, और जो है वो नजर नहीं आता है। वही मिल गया सो मिट्टी है, खो गया वो सोना है। इस बात को सार्त्र ने कहा कि हमारी चेतना में ही अभाव की चेतना गुथी हुई है। इसलिए आप कुछ भी कर लेंगे आपको अभाव नजर आएंगे ही आएंगे। अंतर सिर्फ इस बात का कि किसी व्यक्ति को अभाव इस चीज का है तो किसी को अभाव उस चीज का है। कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई अभाव नहीं है, और यदि है तो व्यक्ति नहीं वस्तु है, क्योंकि उसने मनुष्य होना सीखा ही नहीं है। इसलिए इस अधूरेपन से लड़ते लड़ते इस अधूरेपन को कम करते जाने का प्रयोग ही जिंदगी है, और खत्म कभी नहीं होता है। इसे समझदार व्यक्ति इस अधूरेपन को एक समय के बाद जीने लगता है कि अधूरा हूं लेकिन खुश हूं, क्योंकि पूरा कोई हो नहीं सकता है तो मैं कैसे हो जाऊंगा। उसी थीम को मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में भी, उसी थीम को इस कहानी में भी रखा। इस कहानी के जो चरित्र हैं उनमें से एक का नाम है प्रकाश, वही इसका मुख्य चरित्र है। उस समय के पुरुष भी तो बेचारे ऐसे हैं ना कि पहली बार स्त्री नए रूप में सामने आई है, वो झेल नहीं पा रहे। मैला आंचल में आप देखेंगे बावन दास की नानी मरी हुई एकदम। मैला आंचल में एक कैरेक्टर है, कांग्रेसी कर्मठ कार्य करता है, उसका नाम बावन दास है। महात्मा गांधी का फैन है बहुत बड़ा, यानी कि महात्मा गांधी का फैन है। गांधी जी ने कहा अहिंसा, तो ये घोर अहिंसक हो गया। कुछ तो टटपुंजे टाइप के, उनमें से एक बालदेव है, उसने सुना गांधी जी बोल रहे अहिंसा, तो बोला हम भी हिंसा बात करेंगे। उसको अहिंसावाद बोलना नहीं आता, हिंसा बात बोलता है। साइन करना नहीं आता है तो साइन ऐसे करता है किसी तरह से। तो लेखक ने बहुत मजे में कहा
कि अहिंसा का ऐसा प्रभाव हुआ कि बालदेव ने अपने नाम में आने वाली लाठियां और भाले भी हटा दिए हैं। तो जहां जहां लाठी आती थी या तलवार आती थी वो सब हटा दी। अहिंसा का ऐसा असर उनके ऊपर हुआ है। बलदेव लिखते हैं, ये तो टटपुंजे टाइप का आदमी है। बावन दास तो एकदम सच्चरित्र आदमी है, बौना है, पर चरित्र उसका ऐसा कि वो मतलब डूब के महात्मा गांधी की भक्ति करता है, रात दिन लगा रहता है उसी प्रोसेस में। अब उस समय पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकली। अब है तो व्यक्ति ही ना भाई, उसके मन में भी तो सामान्य इच्छाएं होंगी। पर गांधी जी ने आंदोलन के साथ ये भी कह दिया ब्रह्मचर्य, इसने वो भी अपना लिया। और ब्रह्मचर्य का मतलब असली है कि मन में इच्छाएं ही नहीं आनी चाहिए। तो लेखक बहुत मजे लेते हुए कह रहे हैं कि बावन दास जी का मन आज तक 2 ही बार चंचल हुआ है। एक बार क्या हुआ, कहीं से आ रहे थे, रास्ते में एक हलवाई की दुकान में जलेबियां छन रही थी गरम गरम, इनका मन डोल गया, अंत में जलेबी खा ही ली। और जलेबी खाते ही इतनी गहरी अपराध भावना आई कि मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो गया है, मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने जलेबी खा ली। उसके बाद 7 दिन व्रत रखा, तब जाके शुद्धि हुई। और एक बार किसी स्त्री को देख के ऐसा हुआ, कोई स्त्री नेत्री थी जो काफी मुखर, बहुत अच्छा स्पीच देती थी, सुंदर थी, तो उनकी चौकीदारी में इनको लगा दिया था। तो उनको देख के एक बार इनके मन में प्रेम का भाव ऐसा पनपा। अच्छा, इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं महाकुंठित टाइप के, जिनको कभी सहजता से बात तक ना की हो किसी से, इतना रासायनिक क्रियाएं पता नहीं क्या हुई कि चक्कर खा के गिर गए नीचे, बेहोश हो गए। ये तब होता है जब व्यक्ति इतना असहज है कि इन चीजों का उसको जरा सा भी अनुभव नहीं है, किसी से बातचीत तक आज तक नहीं हुई है उसकी, और अचानक ऐसी फीलिंग आई तो उसके बाद वो समझ ही नहीं पा रहा, बेहोश हो गया। फिर माता जी उनको होश में रहे, लेकिन उठते ही बोले 7 दिन का प्रायश्चित। ऐसे ऐसे पीस मिलेंगे आपको महिला आंचल पढ़ते हुए, आप देखिए कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं उस समय स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों में। और छायावाद का असर ज्यादा है, छायावाद में भी ऐसे ही पीस है सारे के सारे। सब ठीक है, शहनाई की पीछे से आवाज आनी चाहिए, शहनाई वाले आ भी गए हैं और नायिका बोल रही नहीं शादी नहीं, इससे आत्माएं पिंजरे में बंध जाएंगी, हम तो मानवता की सेवा। नायक कह रहे भाई मानवता की भी कर लेना सेवा, लेकिन विवाह में क्या जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये छोटी सोच है। बेचारा देवसेना ने बोल दिया, स्कंदगुप्त बेचारा अंत में, स्कंदगुप्त नाटक का आखिरी वाक्य क्या है, हत भाग्य स्कंदगुप्त, आह अकेला, ओह, ये आखिरी वाक्य है उसका। और देवसेना उसके सिर पे हाथ रखती है, आशीर्वाद दे दिया। अरे भाई कुछ देर पहले खुद ही गीत गा रही थी कि तुमसे प्यार किया, किसी और से प्यार नहीं किया। युद्ध हुआ तब गीत गा रही है, भरा नैनों में मन में रूप किसी प्रियवर का अमल अनूप। और जब सब ठीक हो गया तो उसके बाद अचानक महानता की यात्रा पर निकल गई, जैसे गोदान की नायिका निकलेगी मिस मालती, वैसा वैसा। तो नई कहानियां ना इन सब नाटकों से मुक्त हैं, सहज बात करती हैं, बकवास नहीं करती ज्यादा। तो प्रकाश को प्रेम हो गया एक लड़की से, उसका नाम है बीना। जिस उम्र में प्रेम होता है उस उम्र में समझदारी तो होती नहीं ज्यादा, ये अंदाजा नहीं होता कि जिंदगी में क्या क्या उठापटक होने वाली है, कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते आने वाले हैं। ये बड़ी दिक्कत है, प्रेम की उम्र और मैच्योरिटी की उम्र एक नहीं है। इसलिए आजकल एक नया सिद्धांत चलता है, मैं तो मतलब जनरली ऐसा फील करता हूं कि होना चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम 2 ब्रेकअप हो जाने चाहिए विवाह से पहले। आप कह सकते हैं कि बहुत अनैतिक बात सिखा रहे हैं क्लास में, तो आप मत सीखिए। मेरा एक ही बेटा, उसको मैं जरूर सिखाऊंगा ये बात कि भाई कम से कम 2 ब्रेकअप कर लेना पहले। और ये नहीं कि जानबूझ के कर लिया, ऐसा भी नहीं करना है। और मान लीजिए पहली बार में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जिंदगी बहुत बड़ी है, तो ब्रेकअप कोई अनिवार्य नियम भी नहीं है कि कंपल्सरी क्वेश्चन है, करना ही करना है, ऐसा भी नहीं है। इन क्या होता है कि प्रेम की शुरुआत जो गुलाबी किस्म की है उसमें लोग खो जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि उसके बाद के रास्ते कितने कठिन हैं। एक आध ब्रेकअप होने के बाद कुछ दिन दिल के अरमा आंसू बह गए, इधर बाल्टियां भर रही हैं, वहां मग भर रहे हैं, थोड़ा बार बार एक दूसरे के नंबर पर फिर से साइलेंट मैसेज भेज रहे हैं, फिर नंबर ब्लॉक हो गए, 2-4 महीने इधर उधर रहे, उसके बाद फिर नई जगह हेलो हाउ आर यू होना शुरू हुआ।
बड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, लोग बड़े सहज होते हैं उसके बाद जिंदगी को लेकर। उनको वो दिल हथेली पे लेके नहीं घूमते कि तुड़वाना है इसको, कहाँ तुड़वाऊं, ऐसे नहीं, थोड़ा मैच्योरिटी से जीवन जीते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज खत्म हो जाती हैं कि उसने दिल तोड़ दिया है, आज तो बांध में जाके कूदूंगा नीचे। अरे ये सब बचकानी बातें नहीं होती हैं, उसके बाद मैच्योर हो जाता है इंसान। तो आपने नोट्स बना लिए इस बात की, दो करने हैं कम से कम, है ना? ठीक है। अगर इस मूर्ख ने पहले ब्रेकअप करवा लिए होते ना तो ये नौबत ना आती इसकी। बीना पसंद आई, शादी कर ली दोनों ने। अंदर का सामंत है, बीना उससे सुंदर दिखती है, उससे हट्टी कट्टी है, पहलवान टाइप की है थोड़ी सी इसकी तुलना में, मतलब, और पढ़ी लिखी भी है, कमाती भी ज्यादा है, स्मार्ट भी ज्यादा है। भाई पति पत्नी बराबर स्मार्ट थोड़ा ना होते हैं आमतौर पर, कुछ मामलों में पत्नी ज्यादा स्मार्ट होती है, कुछ में पति स्मार्ट होते हैं ज्यादा। बराबर रहे तो चल जाता है। अगर एक व्यक्ति ज्यादा स्मार्ट हो, पति ज्यादा स्मार्ट हो, तो पत्नी गर्व से कहती है मेरे ये बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि ये भारत में पत्नियों के लिए गर्व की बात है कि मैं स्मार्ट नहीं, मेरे पति स्मार्ट है। पर भारत में पत्नी स्मार्ट हो जाए और पति स्मार्ट ना हो तब बड़ी दिक्कत है। पत्नी नौकरी करती हो, पति ना करता हो, तो उसका हाल देखिए। लोग पूछेंगे कि अच्छा आप आईएएस हैं और आपके पति क्या करते हैं? ये वो तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो सामने वाले का चेहरा बनता है, तैयारी कर रहे हैं, अच्छा। और पति बोले कि मैं आईएएस हूं, पत्नी वो तैयारी करी, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। और पत्नी आईएएस, पति क्या करते, तैयारी कर रहे हैं। दुनिया भर की करुणा, दया, सहानुभूति आवाज में आती है कि अच्छा कोई बात नहीं। वो कह रही है मैंने कहा कोई बात है, तो मेरा पति है, तैयारी करे ना करे, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? लेकिन समाज को इतना मतलब है कि उस तबाह कर देगा पूछ पूछ के। और गलती से अगर पति पत्नी से छोटा हुआ 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी, तो क्या बोलेंगे? लगता है माँ बेटा जा रहे हैं। इतना बोल बोल के तबाह कर देंगे। मतलब उनकी जिंदगी बेशक ठीक चल रही हो आपस में, लेकिन बाकी लोग बोल बोल के उनका जीना मुश्किल कर देंगे, और उसके बाद अंत में अलग करके ही मानेंगे। उनको चाहिए पति लंबा, पत्नी छोटी, क्योंकि जो ताकतवर है, ताकत दिखनी भी तो चाहिए। मतलब एवरेज हाइट का मामला तो है ही कि एवरेज हाइट पुरुषों की एवरेज हाइट महिलाओं से ज्यादा है, वो तो एक पक्ष है। लेकिन प्रभुत्व केवल होना नहीं चाहिए, नजर भी आना चाहिए, ये साइकोलॉजी भी तो है। तो बीना थोड़ी हट्टी कट्टी है, लंबी चौड़ी है, पति झेल नहीं पा रहा है। उसको चाहिए ऐसी पत्नी जो उसके भीतर सुरक्षा की मांग करे। वो रोए ये कहे चिंता ना करो मैं हूं ना, एकदम चिंता मत करो। उसको ये वाला भाव चाहिए कि जो पुरुषों का आदिम भाव है कि मैं लठैत हूं, मेरे होते हुए तुम सुरक्षित हो, ये भाव चाहिए उसको। और वो ऐसी मिल गई है, वो कहे तू चिंता न कर मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ सब्जी लेके आओ, डरो मत मैं हूं पीछे, चल तुम जाओ सब्जी लेके आओ, कोई रास्ते में छेड़े तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊंगी, मैं उसको पीट दूंगी। अब इसको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, रिवर्स हो गया मामला, जो होना चाहिए वो बन नहीं पा रहा, तो नहीं बनी, तलाक होने की नौबत आ गई। शादी के बाद संबंध बना ही नहीं, अलग ही हो गए। कभी कभी साथ में रहे तो एक संतान उनके इस बीच में हो गई जिसका नाम है पलाश या पाशी, उसका नाम है। उनके प्रेम की संतान नहीं है, आकस्मिकता की संतान है, ऐसा वाक्य है, ऐसा भाव आता है कि कुछ दिन साथ में थे, साथ में से तो फिजिकल कांटेक्ट हुआ, उसी से पलाश का जन्म हो गया। कोई ऐसा गहरा प्यार तो था नहीं इन लोगों में। उसके बाद भी एडजस्टमेंट हो ही नहीं पा रही, तो अंत में हुआ कि तलाक लेंगे, और तलाक के कागज पर साइन कर दिए, क्योंकि 1955 के बाद का मामला है। हिंदू मैरिज एक्ट आ चुका है, तलाक हो सकता है। अच्छा, उस समय समाज तलाक को एक्सेप्ट नहीं करता, आज भी कहां करता है आराम से, तब तो और नहीं करता था। चिड़िया का बच्चा पंखे से टकरा गया, मर गया, जिंदा है, मर गया, जिंदा है, मर ही जाता। यही थीम आपका बंटी उपन्यास की है कि माँ बाप का तलाक हो गया, बाप रहता है दूसरी मम्मी के साथ, मम्मी ला रही है दूसरे पापा को। अब तक मम्मी अकेली थी, एक कॉलेज की प्रिंसिपल है मम्मी, उसके साथ में रहता है छोटा सा बेटा बंटी। और जब तक माँ घर में, उसको लगता है कि मेरी माँ सबसे अच्छी। जैसी माँ कॉलेज के लिए तैयार होती है, उसको लगता है कि आंटी है, गैप आने लगता है। फिर उसने अंत में तय किया कि मैं शादी करूंगी। अब ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा, बाप के पास भेजा, वहां दूसरी माँ है, वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो उसके एडजस्टमेंट क्राइसिस की कहानी या उपन्यास आपका बंटी मन्नू जी ने लिखा था।
अब पलाशी वही हालत है, वो रहता अपनी माँ के साथ और वो माँ के साथ रम गया है, लेकिन बाप तो है ही ना, भी उसको बच्चे से प्यार तो है ही। अब बाप सोच रहा है कि जिंदगी एक ही है, उसी में प्रयोग करना है, उसी में जीना है, इससे नहीं बन पाई तो क्या मैं हार मान लूं, हमेशा के लिए भूल जाऊं, क्यों ना एक बार कोशिश करके देखूं। तो उसका एक दोस्त है जुनेजा नाम का, उसकी छोटी बहन है निर्मला। इसका पूरा सामंतवाद सेटिस्फाई होता है उसको देखकर। एक तो वो दूध की तरह गोरी है, जो भारत के मर्दों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट माना जाता है, इसलिए सारे गीत गोरे रंग पे बनते हैं भारत में, काले रंग पे कोई गीत नहीं बनता है। हमारे भगवान भी दुखी हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भगवान रंग भेद के शिकार हैं हमारे यहाँ, इंसान छोड़िए। तो दूध की तरह गोरी है, ये तो पुरुष के मनोविज्ञान पर हमला करने वाली बात हो जाती है। और दूसरा होता है कि उम्र कम दिखती है, तो 27-28 की है किंतु दिखती 18-19 की है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी भावों में इतनी कोमल है कि वो डर के रहती है, हमेशा झुक के रहेगी, दास्य भाव से रहेगी, पति की हर इच्छा का सम्मान करेगी, उसके लिए हमेशा समर्पित होने को तैयार, जान देने को तैयार। भारत का आदमी कितना भी लफाजी कर ले, उसको पत्नी चाहिए ऐसी ही, बहुत विनम्र हो, कोमल हो, झुकने को तैयार हमेशा हो, ईगो जरा भी उसके अंदर ना हो। पैसा कमा के लाए तो और अच्छी बात है, लेकिन जासूसी करवाने को तैयार रहे साथ में, सास ससुर की खूब सेवा करे, मायके से मतलब ही ना रखे एकदम। और साथ में सबसे पहला जो कंपलसरी है वो गोरी हो, सुंदर हो। इसलिए वैवाहिक विज्ञापन देखेंगे ना, पुरुष वाले में आता है 5 अंकों में आए, उसके बाद गोरा है कि काला है कि लंबा है कि छोटा है, महंगा है कि सीधा है, उसके बाद में आता है। लड़कियों का सबसे पहले क्या आता है? गोरी, सुंदर एवं सुशिक्षित। सुशिक्षित बाद में आता है। शिक्षा विक्षा तो ठीक है, असली बात है कि वो उस पुरुष के लिए भोग्य बन पाई है या नहीं बन पाई है, उतने सुंदर है या नहीं। तो निर्मला को देख के इसको लगा कि चलो अब जिंदगी ठिकाने पर आएगी, और उसने अपने दोस्त जूनियर से कहा कि यार शादी करवाओ, मैं मतलब चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए। वो कह रहे ठीक है, आप तो अच्छे इंसान हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। शादी हो गई है, और शादी के बाद पता लगा कि बाप रे बाप। एक बड़ा अच्छा जोक चलता है कि 2 लोगों में व्हाट्सएप पे प्यार हो गया, व्हाट्सएप पे सब मैसेज चल रहे हैं, तुम ऐसी दिखती हो, तुम भी ऐसे दिखते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जब शुरुआत में लफाजी होती है वो सब बातें चल रही हैं। तुम्हें देखती हूं तो ऐसा हो जाता है, तुम्हें देखता हूं तो ऐसा हो जाता है, आसमान के बादल हट जाते हैं, सूर्य झुक जाता है, ये सब तमाशा। मन करता है तुम्हारे साथ जीवन गुजारूं, मेरा भी मन करता है गुजारूं, और हो गई शादी। बात की ही नहीं, व्हाट्सएप ही होता रहा। और उसके बाद फोन पे पहली बार जब पहली बार मिले तो पति ने कहा घूमने के लिए कहाँ चले? पत्नी बोली दम्मू ततमील। व्हाट्सएप जोक है। और उसके बाद नीचे लिखा है अब जाओ जब दम्मू ततमील। अबे गधे, पहले बात तो कर लेता, दम्मू ततमील जाओ। इसका रिवर्स भी हो सकता है, पति भी ऐसा हो सकता है, पर हमारे चुटकुलों के केंद्र में महिलाएं होती हैं, इसलिए चुटकुलों में पत्नी ही ऐसी मिलेगी जो दम्मू ततमील बोलेगी, पुरुष ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि चुटकुले भी उसी वर्ग पे होते हैं जो कमजोर होता है। ये हर समाज की स्थिति ऐसी है। अब समझ में आया इसको। अच्छा, अब तक ये परेशान थे कि नक्शे में दम्मू ततमील कहाँ है भाई। आ गया समझ में फाइनली। कहाँ के लिए बोल रही है? कहाँ के लिए बोल रही थी? हैं? बताओ ना कहाँ के लिए बोल रही है? हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए बोल रही। लेकिन पहले आवाज सुनी नहीं थी, केवल व्हाट्सएप से प्यार हो गया था, वो भी टेक्स्ट मैसेज से हुआ, वॉइस मैसेज दिया ही नहीं। इसलिए कहते हैं जब प्रेम हो, एक तो पानी साथ में लेके जाओ। जब कोई बहुत तैयार हो गया ना, एक बरसात तो बनती है, किसी तरह से नायक नायिका एक दूसरे के चेहरे पर पानी जरूर मारे एक बार कम से कम, ताकि मूल चेहरा समझ में आए।
एक बार आजकल तो फेसबुक की फोटो और सोशल मीडिया की फोटो जो होती है ना, असली व्यक्ति कैसा है तो फेसबुक फोटो प्लस आधार कार्ड फोटो बटा 2, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तब असली व्यक्तित्व तो समझ में आता है। वो आधार कार्ड जितना बुरा नहीं है और फेसबुक जितना सुथरा नहीं है, दोनों के बीच की स्थिति है। तो पानी वानी एक बार मार लेने से, जब बंबई में बाढ़ आई तो उसमें जोक्स बने बहुत सारे कि एक औरत बच्चे को बचा रही थी, बाढ़ में वो डूबने लगी, किसी से बाहर निकली, बच्चा चिल्लाने लगा जोर जोर से, माँ को पहचान नहीं पा रहा था कि किसकी गोदी में हूं, क्योंकि पानी आ गया ज्यादा। तो ज्यादा ठीक रहता है कि लोग पहचान ले कि ये वो व्यक्ति है, हमेशा थोड़ा ऐसा नकली कुछ होगा, ऐसी थोड़ा बातचीत कर लें, वो सब थोड़ा आइडिया ठीक से रहे, वरना क्या हो जाएगा, दम तकमील हो जाएगा। इसका हुआ ना, अभी देखिए सर कैसे हुआ। तो मिला जुला है नहीं। शुक्ल जी कह गए हैं कि परिचय से पहले केवल लोभ है, किसी के रूप को देखकर मर मिटना लोभ का मामला है। प्रेम तो तब होगा जब गहरा परिचय होगा, और परिचय में साहचर्य जरूरी है। कुछ घंटे गुजारे हैं, बातें हुई हैं दुनिया भर की, तब जाके समझ में आता कि व्यक्ति कैसा है। और सबसे गहरा प्रेम शुक्ल जी कहते हैं जो बचपन का प्रेम है, जैसे कृष्ण और राधा का है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे, उद्धव से कह रही गोपियां, बचपन का प्रेम है भंवरे, तू नहीं समझेगा। बचपन का प्यार है, छूटेगा नहीं तेरे छुड़ाने से, इतना गहरा प्यार है। अब ये भाई साहब ने चेहरा देखा, एक आधा पानी लेके आ गई होगी, चाय पिला दी होगी, उसको लग रहा बस 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 यही जीवन साथी चाहिए। शादी कर ली है और बाद में पता लगा कि इसका दिमाग खिसका हुआ है। सचमुच, मतलब मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, मनोरोग है। और ये मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी है, अपरिचित, जैसे फिल्म देखी आपने, ये वैसी पर्सनैलिटी है। पति पत्नी के पास गया तो बोली खबरदार जो मुझे छुआ तो मैं सती हूं। हे भगवान, ये क्या क्या मामला, नाश कर दूंगी तुम्हारा, खून पी। वो डर गया भाई, पूजा करने लगा उसकी के अच्छा मैं जाता हूं, तुम आराम से आ रहा हूं देवी जी। चला गया दूसरे कमरे में, फिर वहां गई, क्या मैं विधवा हूं, तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आते हो? और कह रहे मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वहां जा रहा हूं तो सती है, ये तलवार न घोप दे मेरे कि तुम एक सती स्त्री को छेड़ने आए हो, तलवार मार दी। अब ये डर भी है, चाकू वाकू ना मार दे, घर में चाकू रहता ही है। वहां जाए तो कह रही क्या मैं विधवा हूं, तुझे बेचारा बड़ा परेशान है, मैं क्या करूं। और इसको लग रहा है कि पहले वाला ज्यादा ठीक था, इससे तो कम से कम ये नौबत तो नहीं आ रही थी। तो उससे अपने दोस्त को बोला जिसकी बहन है कि यार ये क्या ड्रामा हुआ। उसने जवाब ही नहीं दिया। मेला तो बोले तो आपकी पत्नी, अब आपका मामला है, हम तो बीच में आएंगे ही नहीं, जो पति पत्नी का आपसी मामला है। अंत में ये भाग गया अपना घर छोड़ के। इसको लगा यहां रहने से अच्छा कि मर जाऊं या भाग जाऊं। भाग गया, एक और स्थान पे जाके रहने लगा। वहां रहने लगा तो एक दिन इसको वहां पर बीना और पाशी दिख गए। इसको बड़ा औत्सुक्य मन में आया, पीछे पीछे भागा, पाशी को आवाज दी, वो मुड़ा और तब पता लगा कुछ दिन यहाँ रहने वाले वो लोग। ये रोज अपने बेटे से मिला, उसके साथ घूमने लगा। जमाना कैसा है, इस पर एक मजाक है कि अपने बेटे के साथ घूम रहा था, एक पब में चला गया, रोज जाता था। और वहां के दरबान लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि साहब रंगीन तबीयत के आदमी हैं, आज एक बच्चा लाए हैं, उसके बेटे के बारे में ऐसी बात। और वो सुन के उसको कैसा लगा होगा आप सोच के देखिए। और अंत में पाशी चला गया अपनी माँ के साथ। बीच में ऐसा लगने लगा कि शायद रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, लेकिन नई कहानी है ये। प्रेमचंद होते तो विवाह करवा के मानते फिर से इन लोगों का कि बैठो दोनों, कान पकड़ो दोनों, ठीक है बैठो। बड़े प्रेमचंद है नहीं, ये मोहन राकेश है। इनका अपना ठीक नहीं चल रहा तो इससे क्या ठीक चलाएंगे। सारे नए कहानीकार तो उसी दौर के लोग हैं, उनको अपनी जिंदगी में वो सब झेलना पड़ता है। तो अंत वही, वो चला गया, पत्नी चली गई और ये अंत में अकेला घूम रहा है। बरसात जैसा मौसम है और साथ में एक छोटा सा कुत्ता घूम रहा है। भाव ये है कि इसकी जिंदगी, परिवार विहीन जिंदगी, अकेली जिंदगी और सड़क पर घूमते हुए कुत्ते की जिंदगी, इसमें कोई खास अंतर है नहीं, एक जैसी जिंदगी है। और सारा दर्द किस बात का है कि जिंदगी एक ही है, उसी में प्रयोग करने हैं और प्रयोग तो विफल होने का खतरा हमेशा है। और कितने प्रयोग करे आदमी, 2 प्रयोग कर लिए, 2 कम होते हैं। एलिजाबेथ टेलर से प्रेरणा लेनी चाहिए इन्हें।
एलिजाबेथ टेलर ने 9 शादियां की हैं। वो पृथ्वीराज के रास्ते पर चल रही हैं और देखिए अभी कहाँ तक यात्रा जाती है।